भारत के एक और अभिन्न अंग कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर खड़े हमारे संवाददाता महराज के पास चलते हैं। महराज, बताइए इस वक्त क्या तस्वीरें दिख रही हैं? देश में हमें दिख रहा है जश्न की तस्वीरें, लोग रिपब्लिक डे के दिन एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। हमें यहाँ पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, हमें यहाँ पर लोग काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। कश्मीर में लाल चौक जहाँ पर है वहाँ पर क्या इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल गौरव, बता दें आपको कि जो लाल चौक है, कभी अगर हम कहें अलगाववादियों के असर से यहाँ पे हड़ताल हुआ करती थी इन दिनों में, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पर्यटकों की एक अच्छी खासी संख्या जो है घंटाघर के पास जमा हुई है। और विशेषकर जो है देशभक्ति के गाने इस लाल चौक में अभी गूंज रहे हैं। और बता दें आपको कि हर एक यहाँ पे इस माहौल को जो है वो महसूस करके बिल्कुल एक अनोखे कश्मीर की बात कर रहा है, जबकि जो पर्यटक है उनका साफ कहना है कि वो अपने ख्याल में भी ऐसा कश्मीर कभी नहीं कयास करते थे, लेकिन यहाँ पे पहुंच के उनको बिल्कुल एक मेरा थोड़ी तस्वीरें भी दिखाइए। आपके पीछे हमें वो लाल चौक पे खड़ा वो क्लॉक टावर दिख रहा है, अगर वो दिखा सके, थोड़ी सी दिखा सके हमें वहां पर, क्या वहां पर इस वक्त? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जो है यहाँ पे जमा हुई है। और विशेषकर इसी गर्ज से यहाँ पे पहुंचे हैं कि यहाँ पे यादगार अपना एक गणतंत्र दिवस मनाने की यहाँ पे एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में मनाया गया हर एक पर्व, हर एक सेकंड, हर एक मिनट एक पर्यटक की जिंदगी में यादगार रहता है। तो विशेषकर कहें ये पर्यटकों की संख्या जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, विशेषकर इसी गर्ज से यहाँ पे पहुंची है कि गणतंत्र दिवस को यादगार मनाने के साथ साथ कश्मीर में गणतंत्र दिवस मनाया, ऐसा भी जिंदगी में एक अध्याय वो लिखने। महराज, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ये भी बताइए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर ऐसे मौके पर शाम को म्यूजिकल शो भी किया जाता है, खासतौर पर जय हिंद या फिर आप कहते हैं देशभक्ति के गाने में। शाम के शो का भी कोई आयोजन किया गया है? ना सिर्फ आप लाल चौक की बात कर रहे हैं बल्कि डल लेक के आसपास भी? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे शोज होते रहते हैं और विभिन्न तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घंटाघर में पर्यटकों की एक अच्छी खासी संख्या भारत माता की जय के नारे और साथ में गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद यहाँ पे जो है नारे देते हुए जो है आप देख सकते हैं। लेकिन बता दें आपको कि कश्मीर में मनाया गया हर एक सेकंड एक यादगार रहता है और ये पर्यटक गणतंत्र दिवस यहाँ पे मनाने के कह सकते हैं कि इस बिल्कुल महराज, और अब तो एक अलग ही रौनक नजर आती है कश्मीर से। आप सब जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक अलग ही रौनक नजर आती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी हमने देखा था क्या जश्न मना भाई इस बार, और 26 जनवरी को भी वो रौनक नजर आ रही है। हमारे साथ स्टूडियो में भी तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बहल साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस बार का गणतंत्र दिवस? कई मायनों में खास माना जा रहा है। अभी थोड़ी देर में परेड शुरू होगी और वहां पर देश की आन बान शान को जिस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा उस पर भी सबकी नजरें हैं। एक ऐसा एलिमेंट जो आपको खास नजर आता हो, जिसका आपको भी इंतजार रहेगा परेड में, उस पर आपकी खास नजर रहेगी, क्या है आपके हिसाब से? सबसे पहले समीर जी, मैं देशवासियों को सभी को ये कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ हमारे 76वें गणतंत्र दिवस की। साथ साथ मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ और भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, जो कि इस महान देश में पैदा हुआ है जहाँ पे इतना सम्मान अपने संविधान और आर्म फोर्सेस को दिया जाता है। और बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उस एयरफोर्स का भाग रहा हूँ जिसने कई लड़ाइयों में इस देश की हमेशा रक्षा की है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हमारी सोशो इकोनॉमिक और कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए, और जो एक पीपल्स पावर है वो इसमें से जो निकलती है उसको दर्शाने के लिए। और सबसे अहम चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसीज ने आगे काम किया है, चाहे वो पिनाका पे किया है, चाहे वो आकाश पे किया है, या और काफी सारे प्रोजेक्ट्स से नेत्र पे किया है, तो वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आज दर्शाए जाएंगे। साथ में मैं रफाल और सुगु 30 का जो फ्लाई पास्ट है एंड में, उसको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो फ्लाई पास्ट दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो इतने प्रोफेशनल तरीके से उसको करते हैं। आज के फ्लाई पास्ट में ये जानकारी सामने है कि 40 विमान हिस्सा ले रहे हैं, तो अद्भुत नजारा होगा आसमान। जी बिल्कुल, 40 विमान 12 फॉर्मेशन के अंदर और 10 डिफरेंट बेसेस से वो उड़ेंगे। इसमें 22 फाइटर होंगे, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे और 7 हेलीकॉप्टर्स होंगे। अच्छा सर, आप तो इस कोऑर्डिनेशन में लंबे समय से रहे हैं, कैसे अलग अलग, आप बताइए कि देश भर के अलग अलग बेसिस से एक ही समय के अंदर ये उड़ान भरते हैं, कैसे वो कोऑर्डिनेशन होता है और कैसे उसी राजपथ पर एक ही एग्जैक्ट टाइमिंग पे उनको पहुंचना होता है? हाँ, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जी देखिए,
चाहे वो फाइटर जहाज है, ट्रांसपोर्ट है, हेलीकॉप्टर है, हर एक की अलग अलग स्पीड है, अलग अलग एयरक्राफ्ट के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, अलग अलग मीडियम्स हैं, लेकिन साथ साथ में उसको कोऑर्डिनेट करना ताकि एक जगह पे एक ही समय पे पहुंच सकें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो नेविगेशनल रूट्स हैं, जो हाइट्स अलोकेट की जाती हैं और हाइट डिफरेंसेस दिए जाते हैं और जो टाइम इंटरवल दिए जाते हैं जीपीएस के कोऑर्डिनेशन के साथ, और साथ साथ में हमारे पास एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जिसमें इनको प्रोग्राम किया जाता है और उनको वो स्पीड मेंटेन करके रखनी होती है जिस स्पीड पे वो अपने समय में विद इन प्लस माइनस 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के अंदर अंदर वो पहुंचेंगे, उस लेवल पे आएंगे और फिर उस हाइट पे वो लोग डिसेंड करेंगे जिस हाइट से वो फ्लाई पास के ऊपर आएंगे, चाहे वो 800 फीट हो, चाहे वो 1000 फुट के ऊपर कर्तव्य मार्ग के ऊपर से जाएंगे। तो ये बहुत ही प्रिसाइज मनूवर होता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जाती है और साथ साथ में एक भी मिस्टेक ना हो ताकि वो मिस्टेक जानलेवा साबित हो सकती है। और यही हमारी सेना की दक्षता, उनकी कैपेबिलिटी दिखाता है कि किस तरह से हमारी सेना इतने कम समय में भी इतने अच्छे तरीके से वो तालमेल बिठाते हुए आपको कर्तव्य पथ के ऊपर, वो हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं वो किस तरह से वो आपको वो फाइटर प्लेन्स, वो आपको ट्रांसपोर्ट कैरियर विमान, या इसके अलावा आपको वो MI-17 या हेलीकॉप्टर्स उड़ाते हुए दिखेंगे। लेकिन कमांडर विक्रमजीत जी, मुझे ये बताइए, प्रलय मिसाइल पहली बार दिखने जा रही है कर्तव्य पथ पर, ये कितना अहम है और इसका क्या मैसेज जाएगा भारत के दुश्मनों पर? देखिए, जब भी आप कोई मिसाइल बनाते हैं तो मिसाइल के अवश्य भारत में ये डेवलप्ड डिज़ाइन मिसाइल है, तो ये बहुत बड़ा संदेश सबको जाता है कि अब भारत केवल एक बायर्स फोर्स से ना होकर एक बिल्डर फोर्स बन गया है और अभी उसका किसी पे निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भर है अपने फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। या आप प्रलय मिसाइल लीजिए, आप ब्रह्मोस लीजिए, आप रामजेट लीजिए, आप जो भी मिसाइल्स के नाम गिनना चाहें गिनाइए। देखिए, हम सालों साल दर हम उनकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम उनका रेंज बढ़ा रहे हैं। यही दो चीज़ें होती हैं जो कि एक दुश्मन को भयभीत कर देती हैं कि भाई अब ये मिसाइल और कहाँ जाएंगे। दुश्मन में भय, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रलय, और प्रलय को कहते हैं कि खास तौर पर इसीलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि LAC और LOC पर इसको तैनात किया जाएगा। तो एक खास मकसद भी आने वाले दिनों को लेकर, हमारी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर नजर आता है। सिंह साहब। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आफ्टर ऑल ये सारा हमारा जो होमलैंड और नॉट होमलैंड, हमारे नेशनल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी की बात हो रही है। और आजकल का जो ये वातावरण है वॉर का, जबकि जंगें हमेशा ज़मीन पे जीती जाती हैं, लेकिन जैसे भी हमने देखा है कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में टारगेट सॉफ्टनिंग, एक डेटरेंस, एक जिसको हम कहते हैं पलटवार, ये सारी क्षमताएं होनी भी उतनी ही आवश्यक हैं किसी एक युद्ध को एक अपने डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस या परिणाम तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें ये प्रलय की जो अभी ये इंडक्शन है और जो अभी हम देखेंगे कर्तव्य पथ पे, ये एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है।